हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। सो पार्ट 1, पार्ट 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं। नाउ पार्ट 3 सेक्शन सी हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 2 केस स्टडी गाइस आपको गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में सीधे सीधा दिया है। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, एनी 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इट। मींस दोनों केस स्टडी में से कोई भी 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 क्वेश्चन गिवन है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको केस स्टडी दी हुई है, अच्छे से ध्यान समझिए। केस स्टडी 1 से जो क्वेश्चन है वो 41 टू 45 के आएंगे, एंड 46 टू 50 वाले जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी 2 से बिलोंग करती है। सो यहाँ पर हम एक केस स्टडी आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ ए डाइवर। ठीक है, व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। ये क्या करता है, ये आपका डाइविंग बोर्ड है, ये क्या करता है, यहाँ से जंप करते हैं। ठीक है, क्लियरली इट इज ए पैराबोला। तो वो कैसे करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई इतनी दूर से जगह करता है, तो ये आपका पैराबोला की शेप में है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपको साइन दिया हुआ है, कोई स्टेयर नहीं है आपकी। ये गाइज, ये आपको साइन दिया हुआ है। कुछ लोग और ज्यादा उछल के करते हैं, कुछ पास से ही कूद जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया है कि ये आपकी पैराबोला की शेप है, ये इसलिए आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है। ये कोई स्टेयर नहीं है। जैसे जंप करते हैं ना, तो कूदते हुए जंप करते हैं, मतलब जब वाटर में जंप करते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, डाइविंग बोर्ड पे ही जंप करते हुए ऐसे कूदते हैं। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। सो ये छोटा सा स्टेप था इस जो ये केस स्टडी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचेंगे कि ये स्टीयर लगा हुआ है, नो। ठीक है, ये जंप कर रहे हैं। नाउ एनी वाज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड। एनी कहाँ खड़ा है, यहाँ पर डाइविंग बोर्ड पर खड़ा है 48 फीट अबव द वाटर लेवल। मीन्स जो ये वाटर लेवल है यहाँ पे, जो आपका स्विमिंग पूल है, इससे इस डाइविंग बोर्ड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 48 फीट है, राइट। समथिंग 15 टू 16 मीटर के बीच में आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 48 फीट ही रखिए, हम मीटर में नहीं जाते। शी टू के डाइव इनटू द पूल। तो वो क्या करता है, डाइव करता है पूल में। ठीक है, वो जंप करता है, कूदता है। हर हाइट इन अबव द वाटर लेवल एट टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। तो जो उसकी हाइट है वो आप किसी भी एनी टाइम बोला है ना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आप इस पॉलिनोमियल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो एनी टाइम आप इन सेकंड्स में इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका केस स्टडी का छोटा सा पैराग्राफ जो आपको बताया हुआ है। सो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज गिवन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है। सो सोचिए इस चीज को कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो के हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, और टी भी हमारा टाइम है। तो अगर हम टाइम कोई रखते हैं, पुट करते हैं, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए आप ही देखिए, जब वो डाइविंग बोर्ड पर खड़ा होगा उस टाइम तो वो मूव नहीं करा ना, यानी कि वहां पर टाइम क्या होगा, 0 होगा। अभी उसने जंप करना स्टार्ट नहीं किया। तो हम वहां के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 48 फीट हाइट दी हुई है। ठीक है, तो वहां पे टाइम क्या है, उस टाइम 0 सेकेंड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ जंपिंग करना। तो एट 0 सेकेंड हाइट कितनी होगी, 48, एंड ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 48 हो जाएगी। सो आइए वर्कशीट से दिखा देती हूँ आपको गाइस इसको। Initially at t equals to 0 and his height is 48 feet. So at t equals to 0, at should be equals to 48. तो t equals to 0 पर, क्योंकि हाइट कितनी है उसकी, 48 है। सो जब हम यहाँ पर t के रिप्लेस में 0 पुट करेंगे तो हाइट कितनी है, 48 है, क्योंकि डाइविंग बोर्ड पर खड़ा हुआ है। उस टाइम वाटर से हाइट 48 है, तो टाइम क्या है, उस टाइम 0 है। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 48 आ गई। सो यहाँ से आपने क्लियरली टिक कर लिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move towards next question number 42. At what time will she touch the water in the pool? So वो कह रहा है कि वो किस टाइम में पूल को टच करेगा, मीन्स पूल में वाटर को टच करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या कह रहा है, जब आपका वो वाटर को टच करेगा तो उसकी हाइट क्या होगी, 0 हो चुकी होगी ना भाई। जब वो वाटर को टच करेगा पूल में तो हाइट क्या होगी, उस टाइम 0 होगी, क्योंकि आपको हाइट क्या दी थी, वाटर से, देखिए अबव द वाटर लेवल से डाइविंग बोर्ड की हाइट दी थी, ऑन अ डाइविंग बोर्ड अबव द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल से डाइविंग बोर्ड की हाइट कितनी थी, 48 दी थी। तो वाटर लेवल को जैसे ही टच करेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये पॉइंट समझने का है, और इसको फिर आंसर को देखते हैं यहाँ से हम लोग गाइस।
ठीक है। तो जैसे ही वो हाइट पूल को टच करेगा तो हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे गाइस, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। के की वैल्यू तो हमने 48 फाइंड आउट कर ही ली थी, तो जो हमारी ये इक्वेशन थी ये वाली, इसमें के रिप्लेस में 48 पुट करके इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे अब हम लोग। तो फैक्टर करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं 8 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, तो 2t² माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0 रख सकते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को -8 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस पूरा कॉमन ले लिया और 8 से डिवाइड कर लिया, राइट साइड में 0 में गया तो 0 में कन्वर्ट हो गया। तो 2t² माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रह गया। 6 2 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 12 हमारे फैक्टर हो गए, -4t प्लस 3t। तो जब हमने फैक्टर किए तो ये 2t प्लस 3 आ गया इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो गाइज यहाँ से आपके फैक्टर क्या आ गए, t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू -3/2। और आप जानते हैं टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, सो इसलिए t इक्वल्स टू 2 सेकंड इज द right answer. So here you can see option B is the right. Okay. Now move towards next question. Question number 43. Zeta's height in feet above the water level is given by another polynomial pt with zeros -1 and 2. अब ये देखिए अब क्या कर रहा है, रीता जंप करती है वाटर में, तो वो कह रहा है कि अबव द वाटर लेवल, रीता हाइट इज अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय पॉलिनोमियल जीरोस -1 और 2. यस ऑब्वियसली यार, जब वो जंप करता है वाटर लेवल में तो उसकी हाइट डिफरेंट हो सकती है। कुछ तो ऐसी मतलब आराम से कूद जाते हैं, कुछ जंप करते हुए कूदते हैं, कुछ आगे इस टाइप से मूव करते हैं, जंप करते हैं, तो उनका सबका क्या होता है, हाइट लेवल डिफरेंट होगा जब वो जंप करेगा। ठीक है, अबव द वाटर लेवल, तो ये आपको पूछा है, तो पॉलिनोमियल पूछा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसका पॉलिनोमियल ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि जब वो जंप करेगा तो उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें हाइट पूछी है, ठीक है, पीटी पूछी है। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दिए हैं, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए ही हमने कहा है कि डिफरेंट है, तो यानी कि वो डिफरेंटली जंप कर रहा होगा। तो आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हैं, सीधा सीधा आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। सो यहाँ पर भी एक पंगा है गाइस, एक छोटे सा डिस्कशन है, उससे भी हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये आप यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या किया है, जो आपका पॉलिनोमियल है वो k इंटू टी अल्फा माइनस बीटा, सॉरी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कि या तो आप जो फंक्शन है वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा रख लीजिए, या फिर डायरेक्टली रख लीजिए x² माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, आप दोनों से किसी से भी रख सकते हैं उस फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, हमने इससे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे हमने x माइनस अल्फा x माइनस बीटा सिंपली इसकी जगह रख लिया, क्योंकि x की जगह t गिवन है तो t माइनस अल्फा, तो t माइनस अल्फा की वैल्यू -1 है, तो t प्लस 1 इंटू t माइनस 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम आप पूछेंगे कि k क्यों लिया, k एक कांस्टेंट टर्म होता है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो k का यहाँ पर एक रीजन है लेने का गाइज। अभी जब आप यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बनेगी t² माइनस t माइनस 2। जब t प्लस 1 और t माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी t² माइनस t माइनस 2। अब आप देखेंगे आपकी इक्वेशन t² माइनस t माइनस 2 बनी है, तो ऑप्शन ए और बी में तो कोई ऑप्शन नहीं है t² माइनस t माइनस 2, क्योंकि ऑप्शन ए बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में ये आंसर लगा देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस t है, माइनस t नहीं है। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी या डी में से कोई एक हो सकता है, कैसे मालूम करें। आप देख रहे हैं दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई हुई है इस इक्वेशन की। ठीक है, तो अगर हम t² माइनस t माइनस 2 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24t², ठीक है, -24t और -48 होगा, बट यहाँ पर क्या है, +48 है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग में ही -24 दे दिया, इट मीन्स हमने इस इक्वेशन में क्या किया, t² माइनस t माइनस 2 में -24 की मल्टीप्लाई करके देखी, तो -24 यानी कि इसी ऑब्वियस मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो -24 2² एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 24t एंड प्लस 48 हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये एक सॉल्यूशन है, इसको आप वर्कशीट से देखेंगे अच्छे से। वो तरीका था जो मैंने आपको बताया कि -24 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये एक सॉल्यूशन है अपने माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि येस कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अदरवाइज सेम आप अगर मतलब स्टेटमेंट बेस पे सॉल्व करना चाहते हैं तो गाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का मल्टीपल मानते हैं, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या फिर आप कह सकते हैं
कि के इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, ठीक है, ये मान सकते हैं आप इक्वेशन को। तो अब हमें क्या करना है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो आपको तो नहीं मालूम के की वैल्यू क्या है, बट आपको ये मालूम है टी इक्वल टू 0 पे जो हाइट है वो किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन में टी के रिप्लेस में क्या रख दे, 0 रख दे, तो आपका ये पूरा टर्म टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू ये आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। के इंटू माइनस टू इक्वल्स टू 48, हमने हाइट किसके इक्वल पुट कर दी, 48, ये क्या है आपकी हाइट। हाइट तो भाई जो डिवाइन बोर्ड, जितने भी लोग डिवाइन बोर्ड से जंप करेंगे, डिवाइन बोर्ड पे अगर खड़ा है तो डिवाइन बोर्ड से वाटर लेवल की डिस्टेंस तो सभी की सेम होगी। वो जंपिंग करते टाइम उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चेंज हो सकते हैं, उसकी हाइट चेंज हो सकती है, लेकिन डिवाइन बोर्ड पर तो सबकी 48 ही होगी एट टी सेकंड, ठीक है। चाहे 10 लोग जंप करें चाहे 20 लोग जंप करें, राइट, क्योंकि डिवाइन बोर्ड तो एक जगह आपका फिक्स है, राइट। तो वहां पर आपके टी इक्वल टू 0 पर हाइट क्या है, 48 है। तो जीटा की भी हाइट क्या होगी डिवाइन बोर्ड पर, टी इक्वल टू 0 पर इनिशियली 48 ही होगी, इसलिए हमने इस इक्वेशन को 0 को इक्वल पुट कर दिया। सो यहाँ से -2 के इक्वल टू 48 आ गया, के इक्वल टू -24 आ गया। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप दूसरा फंडा शॉर्टकट ट्रिक मारने का कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू आया है फंक्शन, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर सही आ जाए। चलिए नाउ नेक्स्ट 44, क्वेश्चन नंबर 44 सेम इसी टाइप से है गाइस, बहुत इजी है, इसमें भी सेम वही फंडा अपनाना है। ए पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरोस 1 प्रोडक्ट एस -6 मॉडलिंग अनुज हाइट इन फीट, यहाँ पे अनु की बात कर रही है, above the water at any time t सेकेंड, तो देन QT पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एरिया, ठीक है, और QT पूछा है, पॉलिनोमियल पूछा है, तो एनी टाइम एट एनी टाइम अबव द वाटर एट एनी टाइम इन सेकेंड्स पूछा है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स यहाँ से फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1x यानी कि x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यहाँ पे -6 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 हो जाएगा, तो t में है क्योंकि फंक्शन, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, तो ऑप्शन ए तो नहीं पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल नहीं है, सो सी और डी में होगा, ठीक है। तो या तो आपका -8 का मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, तो आप वर्कशीट से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शन आ गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ठीक है। तो या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जब हम मल्टीप्लाई -8 से यहाँ पे हमने बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन से आंसर राइट आ जाएगा। आपको ये तो मालूम हो गया या तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है या -8 से, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। बट -8 अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि विद स्टेटमेंट आया कैसे है, सो ये देखिए वही सेम फंक्शन जो आपकी इक्वेशन होती है वो किसी मल्टीपल कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल होती है। मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में पूरा रिलेशन बताया हुआ है। वहां पर अगर आप प्रूफ देखेंगे ना, सो उसमें ये कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कैसे आया है पूरा प्रूफ नहीं देखा है, वो प्लीज देख लीजिएगा, चैनल पर आपको अवेलेबल है, उससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, क्योंकि हम किसी ना किसी क्या लेते हैं, प्रोपोर्शन लेते हैं, तो जब वो हटता है तो वहां पे कोई कांस्टेंट की आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के इंटू टी स्क्वायर माइनस टी और -6 फंक्शन आ गया। अब भाई हमें तो क्या है, आपको एट एनी सेकेंड दिया है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि t इक्वल टू 0 के लिए तो हाइट उसकी भी, अनु की भी 48 होगी, रिया की भी 48 होगी, कितने भी लोग आ जाए सबकी 48 ही होगी। तो इफ वी पुट t इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पर आपका सब फंक्शन t की जगह पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर -6 एज इट इज रहेगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये फंक्शन 0 टाइम पे 48 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से -6 इक्वल्स टू 48, तो k इक्वल्स टू -8 आ गया। दैट मीन्स आपको पता चल गया कॉन्स्टेंट वैल्यू कैसे आई है, -8 ही क्यों आई है, ठीक है। तो वो इस तरीके से आई है। आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं कराया है। ये अच्छे से डीपली फंक्शन को समझना है तो चैनल पर जाइएगा, पॉलिनोमियल वाला फंक्शन पूरा प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको प्रूफ मिल जाएंगे। सो वो सब चीज अच्छे से देख लीजिएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, तो ये देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन 44 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल rt इक्वल्स टू -12t स्क्वायर प्लस k - t प्लस 48 आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दे दिए, एक दूसरे के नेगेटिव दे दिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, यानी कि एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा है तो भैया दूसरा माइनस अल्फा है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा है, भाई एंटी है, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो एक अल्फा है तो दूसरा नेगेटिव माइनस अल्फा होगा, ठीक है।
तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखते हैं k किस में आया, b वाली टर्म में आया है। इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो b के रिप्लेस में आया है। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया है यहाँ से गाइस, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोस में से एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो आइए वर्कशीट से सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो सम ऑफ जीरोस यहाँ से क्या हो गए, जीरो के इक्वल हो गया। माइनस बी अपॉन ए जीरो के इक्वल हो गया। जीरो के इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि एक अल्फा माना, दूसरा माइनस अल्फा। अल्फा और माइनस अल्फा को सम करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा। सो बी की वैल्यू के माइनस थ्री, ए की वैल्यू कितनी -12, माइनस से माइनस कैंसिल, के माइनस थ्री अपॉन 12 इक्वल्स टू जीरो। के माइनस थ्री 12 उधर राइट साइड में गया तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स के इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से क्लियर हमारा आ जाता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट गाइस, सो इस तरीके से क्वेश्चन 45 भी सॉल्व हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। 43, 45 अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया, कभी इन फ्यूचर कभी गलत नहीं करेंगे। ओके, दिस इज माई प्रॉमिस फॉर यू। नाउ केस स्टडी 2 सॉल्व करते हैं गाइस। अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया ना, जल्दी से कीजिए एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यस, वो भी ये सभी केस स्टडी करें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर केस स्टडीज भी अवेलेबल है, आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। एंड आप अगर चैनल पर जाएंगे, अबाउट में जाकर ब्लॉग्स का लिंक देखेंगे तो अदर सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश सभी के एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आए थे कि यस आपको प्रोवाइड किया जाए, तो मैंने आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। नाउ केस स्टडी 2 की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ से आप देखेंगे एक हॉकी फील्ड दिया हुआ है, एक हॉकी का फील्ड है ये आपका। ठीक है, गेम वाज प्लेड नेचुरल बट नाउअडेज, मतलब ये पूरा डायग्राम दिया है, इतने इतने मीटर्स का है। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्लेयर्स कौन से हैं, ए बी सी। तो डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है, मिडफील्डर्स की कौन से हैं, ई एफ जी। फुल बैक्स कौन सा है, एच आई जे। और जो मेन प्लेयर है वो क्या है, कौन है, के है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ये डिस्टेंस जो आपको ऊपर पैराग्राफ में बताई थी वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें डायग्राम अबव तो नहीं जाएंगे, तो हम ये डायग्राम ही ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम अलग से ही ले लिया है पहले से ही। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 46 आइए सोल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे। तो यहाँ से देखिए ई, ये नजर आ रहा है ना आपको, ई। ठीक है, ई और ये एच और ये जे। तो ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका सेंट्रॉइड बताना है। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताते हैं, दैट मीन्स इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट या फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ई की x से डिस्टेंस और y से डिस्टेंस, x एक्सिस पे कितना है ई 2, y एक्सिस पे 1, तो ए की कोऑर्डिनेट्स 2,1। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे -2, दैट मीन्स -2,4। इसके लिए देखेंगे तो -2 और -2 जे के ये हो जाएंगे। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हो गए। सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों के यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है, एंड y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स का तीनों का सम अपॉन 3। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सो आइए आपको विद सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तीन कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गए। फर्स्टली 2 प्लस -2 प्लस -2 अपॉन 3, देन y एक्सिस के 1 प्लस 4 प्लस, और क्योंकि -2 है तो हमने -2 अपॉन 3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 3, 1 आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ जाएंगे। सो यहाँ से देखेंगे -2 अपॉन 3, 1, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, now move towards question number 47. If a player P needs to be at equal distance from A to G such that A, P, G are in straight line, then position. So आइए again diagram open कर लेते हैं। So player P आप देख सकते हैं needs to be at equal distance from A and G. A ये रहा आपका, ठीक है। अब G जल्दी से आ जाइए, ये रहा आपका G। तो A और G दोनों के बीच में पी प्लेयर है, उसे इक्वल डिस्टेंस पे रहना है। वो कह रहा है सच दैट ए पी जी आर इन स्ट्रेट लाइन, जिससे ए पी जी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए और दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे आए। तो पोजीशन ऑफ पी पूछी है, ठीक है, तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस आपसे कहा है। सो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये वाला। आइए वर्कशीट से सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, ए और जी के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू तो आपको फाइंड आउट हो गए। ये देख लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x पर 3, y पर -6, तो 3, -6। जी के x पर 1 एंड y पर -3, तो 1, -3। ठीक है, तो मिड वैल्यू बतानी है क्योंकि दोनों से इक्वल है, 1-1 रेशियो में है। तो सिंपल सा क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। कभी भी इस टाइप से इक्वल ही पूछा जाए तो दोनों का सम
डिवाइडेड बाय 2, x जो x की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है उनका सम डिवाइडेड बाय 2 और जो y की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है 6 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, दोनों को सम कर दीजिए 2, 3 अपॉन 2 आपका आंसर आ गया, राइट। सो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाता है। सो 2, आपका क्या आया था गाइस, 2, 3 अपॉन 2, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई टू ई। तो आप देख रहे हैं आई है और ये ई है, तो इनसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट होना चाहिए। एक्स एक्सिस ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ ये इससे अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू है तो यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस हो और यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस हो। तो अगर हम देखते हैं, वैसे तो अगर हम डायरेक्टली बता सकते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, ठीक है। तो कहीं मिड में ही आएगी 1.5 समथिंग, ठीक है। लेकिन हम कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली बताते हैं। और वाई देखिए यहाँ से हम क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगी तो वाई की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स यहाँ से आप देख भी सकते हैं ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। और ऑब्वियसली लेफ्ट साइड तो नहीं होगी क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस पर ही होगी ज्यादा, मतलब एक्स एक्सिस पर राइट साइड में ही होगी। तो अगर हम राइट साइड में देखते हैं ए और सी में से पॉजिटिव आंसर कौन सा है, ए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये था डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, बट विद प्रूफ भी सॉल्व करना है। तो आइए विद प्रूफ भी सॉल्व करके दिखा देते हैं गाइज। हम लोग को मालूम है, ये डायग्राम एक बार ओपन कर लेते हैं। पॉइंट्स आपने आई के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लिए -1, 1, ई के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 2, 1, ठीक है। दोनों के बीच, और आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है वहां से बताना है ना, तो एक्स एक्सिस पर आपका y की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। एंड एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स x रख लेते हैं, तो हम मान लेते हैं ये दोनों डिस्टेंस i और e की होगी, कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो गए। तो हम इसके साथ पहले मतलब ये एक इस टाइप से लाइन होगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, इसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल रखना है। तो सेम इसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट मीन 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 6x = 3, तो x = 1/2 आ गया, और y एक्सिस पे ऑब्वियसली 0 है, तो 1/2, 0 आंसर आ गया। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डायरेक्ट फंडा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि टोटल डिस्टेंस 3 है और एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर तो 0 ही होगी, तो बी और डी तो यानी कि होगा ही नहीं, ठीक है। तो ए और सी में से होने वाला है। और आपको मालूम है कि यहाँ से जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ज्यादा है 2 एंड लेफ्ट साइड में -3 कम है, मतलब तो इसलिए कहीं आंसर यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ही आएगा। तो पॉजिटिव साइड 1/2 थी वैल्यू, तो इसलिए हमने ऑप्शन ए क्लिक कर दिया था। तो यहीं से देखते ही हमने आंसर बता दिया था। अगर आप माइंड यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो चुटकियों में ऐसे ही बिना फॉर्मूले के ही आंसर दे देंगे। नाउ what are the coordinates of a position of a player q such that distance from k twice the distance from e and KQE आर लीनियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में मिस्टेक करने वाले हैं। सो देखते हैं, Q such that distance from K twice the distance from E। तो K और E नजर आ रहे हैं ना, ये आपको E और ये आपका K, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस किस रेशो में है, 2:1 में है, ठीक है। ट्वाइस है ना। सो Q जो है प्लेयर, उसकी K से डिस्टेंस, Q अगर यहाँ कहीं बीच में है तो K से डिस्टेंस 2 है एंड E से डिस्टेंस 1 में है, ठीक है। मीन्स उससे 2 टाइम्स है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस देखें तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, तो K और E के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 है, राइट। तो कैसे रेशियो में बताया है, ये बताया है कि जो Q की K से डिस्टेंस है वो ट्वाइस है E की डिस्टेंस की, तो टोटल 6 है। ट्वाइस कैसे, या इट मीन्स टोटल डिस्टेंस 6 को आप क्या कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे इसको करें, 6 को किस में कर दीजिए, 4:2 में डिवाइड, तो 2:1 आ गया ना, 4:2 को डिवाइड करें 2:1 में आ गया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ईजी है, उससे भी कर सकते हैं। एंड आइए सोल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी गाइस मैं आपको 2 मेथड बताने वाली हूँ। एक तो है आपका सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2m1, और सेकंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m2y1, ठीक है। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, सभी आप लोग जानते हैं। k के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आपने देख लिया, x एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर 1, e के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 1, और q के कोई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, क्योंकि q और b के बीच में लाई करेगा तो x, y होगा कोई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्योंकि आपने देखा 4:2, ठीक है, तो हमने उसे 2:1 लिख लिया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली बोला भी है ट्वाइस है उस डिस्टेंस का, तो m1
m1 अगर 2 लेंगे हम यहाँ पर, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स ये है, दूसरे ये है, ठीक है। तो ये आपके लेफ्ट साइड में है, ये आप लाइन मान लीजिए यहाँ पर अपनी, ठीक है, ये k और ये e, ठीक है। तो ये इस m1 इंटू m1 अगर आपका क्या है 2 है, ये m1 है, ये m2 है, m1 2 है तो x2 कितना होगा 2 होगा, प्लस m2 1 है तो x1 ये होगा, राइट वाले हमने x1 y1 माने हैं, ये x2 y2 माने हैं, एंड जो ये डिस्टेंस है ये m1 है एंड ये m2 है, ठीक है। तो m1 2 और ये क्या हो गया हमारा 2 प्लस यहाँ पर हम 1 इंटू माइनस 4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 to 4 और -4, यहीं से पता चल गया आपका 0 आ रहा है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के वैल्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो 2 प्लस 1 3/3 इट मीन्स 1 हो गया। तो क्योंकि एक्सिस की वैल्यू क्या हो गए 0,1 हो गए। सो यहाँ से आंसर देखेंगे 0,1, विच वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। और बाय द वे गाइज आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, एक सेकंड तरीका शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रही हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी बताई 4,2 बताई है, ठीक है। तो 4 1 2 3 4, तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं इस y एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6 है तो 4,4:2 में डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये बॉक्स है 4 और इधर 2 है साइड, तो यार इट मीन्स वो कहीं यहाँ डिपेंड करेगा, y एक्सिस पर होगा। तो y एक्सिस पर ऑब्वियसली आपकी x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, y एक्सिस पर क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि k और e दोनों की y एक्सिस पर वैल्यू कितनी है 1 है, तो वो भी यही होगा इनके बीच में। लीनियर लाइन कोलिनियर बना रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है, तो इसलिए एक ही लाइन है डायरेक्टली, तो y एक्सिस से तो 1 होने वाली है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगी x एक्सिस से आपकी 0 हो जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। शॉर्ट ट्रिक है ये हमारी 4:2, क्योंकि आपको ये बोला है कि वो ट्वाइस है, तो टोटल डिस्टेंस 6 है, तो 6 को 2:1 में डिवाइड कर दो तो 4:2 हो गया। तो यहाँ से डिस्टेंस 4, इधर से 2, इट मीन्स वो इस पॉइंट पर लाई करेगा 0,1। डायग्राम से देखते ही आंसर दे देंगे, वो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले से बता दिया, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन y एक्सिस फ्रॉम b एंड c इज, सो डायग्राम में देखते हैं पॉइंट b एंड पॉइंट c इज हियर। तो पॉइंट कहां पर है y एक्सिस पर, y एक्सिस आपका क्या है ये, तो आप ये नहीं मीन्स यहाँ पर y एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो हम ये डिस्टेंस ले और ये डिस्टेंस ले, तो कितनी होगी आपकी इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस y एक्सिस पर अगर कोई आपका पॉइंट होगा तो वो क्या होगा इक्वी डिस्टेंस, यानी कि उसकी x एक्सिस की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और y की कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होंगे 0,y, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होते हैं 0,y। सो ये फॉर्मूले से देखते हैं इक्वी डिस्टेंस b की 0,y से इक्वी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। c से कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट की, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि गिवन है इक्वी डिस्टेंस तो इक्वी डिस्टेंस कर दिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, y की वैल्यू 1 आ गई, x की तो वहां पर 0 होगी, तो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए आपके 0,1 हो गए। सो गाइज ये था आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि आपके पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नॉर्मली वैसे यही आप सॉल्व ही करें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी 4 आ रही थी। ये शॉर्ट ट्रिक सिखा दी हूँ मैं आपको। इसकी अगर हम y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 3 थी एंड इस c पॉइंट की y एक्सिस पर वैल्यू -1 थी, तो बीच में डिस्टेंस कितनी थी आपकी 4 हो गई, ठीक है। तो मिड में है वो पॉइंट, तो यानी कि वो यहाँ पे होगा, x एक्सिस की वैल्यू 0, y की 1। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, समझ आया ना। हमने जो आपकी x एक्सिस की वैल्यू है वो 0, y एक्सिस पे बोला है ना, तो b पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो आपके 0,3 एंड c के पॉइंट अगर यहाँ चेक करते हैं 0,3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 4। यहाँ के पॉइंट्स नहीं बता दूंगा इसमें, यहाँ पर आपका x की वैल्यू लाई करती है बट y एक्सिस पर तो नहीं करती। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 4 है, तो 4 का हाफ 2, तो ऑब्वियसली क्योंकि इक्वल बोला है तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं 0,1। सो ये था आपका राइट आंसर। नॉर्मली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 पॉइंट बन रहे थे आपकी, और एक्सिस की वैल्यू नॉर्मली 0 है, तो B और D में से एक ऑप्शन होगा, A और C तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली C नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव में तो होगा नहीं, ऊपर ही वैल्यू होगी, तो यहाँ से पॉजिटिव ही आने वाली थी, तो 0,1 थर्ड मेथड ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड अपना सकते हैं, ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, ईजी क्वेश्चन करना है। सो गाइज इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सैम्पल पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। हिंदी के भी सैम्पल पेपर का सोल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल किए जा रहे हैं, अदर चैप्टर्स के भी किए जा रहे हैं सॉल्यूशंस।
एंड गाइस टर्म 1 के लिए सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन, आरएस अग्रवाल के एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन, इंपोर्टेंट 10 ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन, वो आपको सभी चैनल पर अवेलेबल किए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक अवेलेबल है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन सभी चीज़ों को मिलते रहेंगे। एंड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको टाइम टाइम मिलते रहेगा। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।